गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ सुधीर सर। बच्चों, आज मैं आपका इको ऑनर सेकंड सेमेस्टर स्टैटिस्टिक्स की सेकंड क्लास के लिए लेके आया हूं, जिसमें हमारा सेकंड यूनिट है आपके कोर्स में पॉइंट एंड इंटरवल एस्टिमेशन। तो आज हम इसके बारे में कुछ कुछ बातें डिस्कस करेंगे। देखिए, थोड़ा सा लिंक है पिछली क्लास से और थोड़ा सा लिंक है सेमेस्टर 1 से। बेसिकली एस्टिमेशन होता क्या है? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि व्हाट इज द एस्टिमेशन। एस्टिमेशन का मतलब होता है किसी भी पैरामीटर के बारे में अनुमान लगाना। एक्चुअली पैरामीटर सिर्फ और सिर्फ स्टैटिस्टिक्स में ही डिस्कस किए जाते हैं। पैरामीटर का मतलब होता है एक कांस्टेंट विच इज अननोन, मींस ये है तो कांस्टेंट लेकिन इसकी वैल्यू जो है हमें पता नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सेमेस्टर 1 में पढ़ा होगा एक्स फॉलो पॉइजन थीटा, और थीटा के बारे में आपने पढ़ा होगा कि थीटा मस्ट बी पॉजिटिव। अब थीटा एक पॉजिटिव रियल नंबर है, थीटा एक पॉजिटिव रियल नंबर बनेगा, ये फिक्स है, बट इसकी वैल्यू क्या है वो मुझे नहीं पता होती, कभी नहीं पता होती, और ना ही मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। तो हम क्या करते हैं इन द थ्योरी ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इस थीटा की वैल्यू को हम एस्टिमेट करते हैं, मतलब इसके बारे में हम अनुमान लगाते हैं। मेरे बच्चों, अनुमान दो टाइप से लगाया जाता है, एक पॉइंट एस्टिमेशन और एक इंटरवल एस्टिमेशन। मतलब पॉइंट एस्टिमेशन का मतलब है कि आप एक ऐसा प्रोसीजर फॉलो करोगे जिसमें आप एक नंबर रिप्रेजेंट करोगे। इंटरवल एस्टिमेशन का मतलब है कि आप एक इंटरवल परफॉर्म करोगे जिसके बेसिस पे आप थीटा के बारे में एस्टिमेशन करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपसे ये कह दूं कि मेरे पास इंडियन पॉपुलेशन है और बॉयज की एवरेज हाइट बताइए बाय ए पॉइंट। आप क्या बोलोगे? सुधीर सर 5 फुट 7 इंच। मैंने पूछा भाई बच्चों कैसे? आपने बोला सुधीर सर आप 50 बच्चों का, 100 बच्चों का, 500 बच्चों का एक सैंपल ले लीजिए, हाइट को मेजर करिए और उस सैंपल की हाइट का जो एवरेज होगा दैट इज माय नंबर। सपोज आपने 500 लोगों को ले लिया और उसका जो एवरेज हाइट आई वो आई 5 फुट 7 इंच। तो आपने क्या बोला? एक नंबर मुझे बताया 5.7 इंच। किस बेसिस पर बताया? 1/n समीशन x i goes from 1 to n, now this is x bar, n is what? सैंपल साइज। तो ये पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि दिस इज द एस्टिमेटर एंड दिस इज द एस्टिमेटेड वैल्यू विच इज ए पॉइंट, दैट्स व्हाई दिस इज पॉइंट एस्टिमेशन। अब बारी आती है सर व्हाट इज द इंटरवल एस्टिमेशन। वेरी सिंपल, आप एक इंटरवल परफॉर्म करना चाहते हैं जिससे आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी जो अनुमान है, जो एस्टिमेटेड वैल्यू है थीटा की, वो इस इंटरवल के बीच में लाई करेगी। जैसे भाई मैंने पूछा बच्चों इंटरवल एस्टिमेशन बताइए इंडियन बॉयज की एवरेज हाइट का। आपने बोला सुधीर सर 5 फुट 5 इंच से लेके और 5 फुट 9 इंच के बीच में, मतलब यू गिव मी एन इंटरवल 5.5 टू 5.9। मैंने बोला बच्चे कैसे? आपने बोला देखो सर, आप कुछ बच्चों का सैंपल ले लीजिए और उस सैंपल का अर्थमेटिक मीन निकालिए, ठीक है, और जो भी अर्थमेटिक मीन आएगा 2 इंचेस माइनस कर दिया हमने और 2 इंचेस हमने प्लस कर दिया, और वी गिव यू एन इंटरवल लाइक दिस। और हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि जो थीटा का यानी कि जो इंडियन बॉयज की एवरेज हाइट होगी वो डेफिनेटली इस इंटरवल के बीच में बिलोंग करेगी। ये जरूरी नहीं है कि इस इंटरवल के बीच में बिलोंग करे ही, लेकिन हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि वो इस इंटरवल के बीच में बिलोंग करेगी। नाउ दिस थ्योरी इज कॉल्ड इंटरवल एस्टिमेशन थ्योरी। वेरी सिंपल। तो बिल्कुल इजी है। पॉइंट एस्टिमेटर में आपको एक पॉइंट हम लोग डिफाइन करते हैं, इंटरवल एस्टिमेशन में हम आपको एक इंटरवल डिफाइन करते हैं। ये बात हमने पिछली क्लास में डिस्कस करी थी कि एस्टिमेटर होता क्या है। एस्टिमेटर इज नथिंग बट ए फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशंस बाय विच वी एस्टिमेट द पैरामीटर थीटा। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे और मैंने बोला था कि इफ एक्स फॉलो द पॉइजन थीटा, आप थीटा को एस्टिमेट करिए, तो आपने एक फॉर्मूला बनाया था टी
which is equal to 1 upon n summation I goes from 1 to n xi, and this was the statistic or estimator of थीटा। ये हमने पिछली क्लास में बात करी थी। अब यहां का जो मेरा पॉइंट है या इस यूनिट में जो हम डिस्कस करेंगे वो कुछ डिफरेंट बातें हैं। जैसे देखिए मेरे बच्चों, अगर मैं t विच इज नथिंग बट द अर्थमेटिक मीन ऑफ द सैंपल इज एन एस्टिमेटर ऑफ थीटा ले रहा हूं, अगर मैं चाहूं तो एक दूसरा एस्टिमेटर, सपोज आई कॉल दिस t1 एंड आई डिफाइन t2 विच इज 1 अपॉन n समीशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, I goes from 1 to n. This is what basically, this is sample variance. तो अगर मैं चाहूं तो मैं T1 के प्लेस पर T2 जो कि डिफरेंट एस्टिमेटर है थीटा का, इसको भी एज एन एस्टिमेटर मैं इस्तेमाल कर सकता हूं थीटा के लिए। तो यहां पर अगर आप गौर से देखें, थीटा के कम से कम 2 एस्टिमेटर अवेलेबल हैं। आप T1 से भी थीटा को एस्टिमेट कर सकते हैं, T2 से भी आप थीटा को एस्टिमेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या कोरस्पॉन्डिंग टू एनी सैंपल, मान लीजिए आपके पास सैंपल है x1 डॉट डॉट टू xn, दिस इज रैंडम सैंपल, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और अगर कोरस्पॉन्डिंग ऑब्जर्व्ड सैंपल की बात करूं तो दिस स्मॉल लेटर्स में जो लिखा है दिस इज ऑब्जर्व्ड सैंपल। पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि रैंडम सैंपल और ऑब्जर्व्ड सैंपल में एक्चुअली में डिफरेंस क्या होता है। तो अगर मैं एक ऑब्जर्व्ड सैंपल इसमें डालूं T1 में और इसमें डालूं T2 में, तो क्या वैल्यू दोनों से सेम बनेगी? नहीं, वैल्यू दोनों से सेम बने ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहां पे क्या होगा, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि अगर हम T1 से भी थीटा को एस्टिमेट कर सकते हैं एंड T2 से भी थीटा को एस्टिमेट कर सकते हैं, तो आप ये कैसे जज करोगे कि विच एस्टिमेटर आइदर T1 और T2 वी चूज टू एस्टिमेट द करेक्ट वैल्यू ऑफ द पैरामीटर थीटा। मींस हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ गई कि अगर बहुत सारे पैरामीटर को हमें एस्टिमेट करना है या किसी एक पैरामीटर को एस्टिमेट करना है, तो उसके बहुत सारे एस्टिमेटर्स हो सकते हैं। एस्टिमेटर्स व्हाट? द फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन, व्हाटएवर बी द फंक्शन। अब विच एस्टिमेटर वी चूज एंड व्हाई, ये भी आपको जवाब देना पड़ेगा। तो स्टैटिस्टिशियंस ने कुछ क्राइटेरियाज बनाए इस बात को डिसाइड करने के लिए कि कौन सा एस्टिमेटर आप इस्तेमाल करेंगे और क्यों। तो टॉपिक डाल दिया क्राइटेरिया ऑफ ए गुड एस्टिमेटर, ऑफ ए गुड एस्टिमेटर। क्राइटेरिया ऑफ ए गुड एस्टिमेटर मींस अगर कोई एस्टिमेटर आपके पास है, उसको अच्छा एस्टिमेटर बोलने के लिए क्या क्राइटेरिया है? ऑब्वियसली बात है, जो अच्छा होगा उसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो मैथमेटिशियन ने कुछ क्राइटेरियाज, कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइंड की हैं फॉर ए गुड एस्टिमेटर। गुड एस्टिमेटर कहने से मेरा मतलब है कि आपके पास अगर 2 ऑप्शन होंगे T1 और T2, जैसा अभी हमने डिस्कस किया था पिछले वाली स्लाइड्स में T1 और T2, तो इनमें से जो एस्टिमेटर ज्यादातर क्राइटेरियाज को सेटिस्फाई करेगा हम वो चूज करेंगे। तो कौन कौन से क्राइटेरिया हैं? वेरी सिंपल। सबसे पहले अनबायस्डनेस। अनबायस्डनेस वो कहता है कि आपका जो भी एस्टिमेटर है, अब उसको पता नहीं है T1 है कि T2 है या किसको आप चेक कर रहे हो, वो एक जर्नल बात आपसे करना चाहता है। अगर कोई एस्टिमेटर है आपका तो उसको अनबायस एस्टिमेटर होना चाहिए। अब आप बोलोगे सुधीर सर अनबायस का मतलब क्या होता है? चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप गौर से देखें, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने एक रैंडम सैंपल लिया x1 x2 डॉट डॉट xn फॉलो द पॉइजन थीटा। सो x1 x2 xn भी ये रैंडम सैंपल। पिछली क्लास में ये मैंने डिस्कस किया था कि क्योंकि x1 x2 xn अगर एक रैंडम सैंपल है
और आप इसका कोई भी फंक्शन बनाते हो लाइक टी, सपोज लाइक दिस 1/n समीशन i गोज फ्रॉम 1 to n x i, तो ये जो टी बनेगा मेरे बच्चों, ये कंफर्म एक रैंडम वेरिएबल बनेगा। सो बेसिकली आज मैं ये कहना चाहता हूं कि इफ वी चूज टी which is nothing but the arithmetic mean of the random sample for estimating the parameter theta, then t must be a random variable। अब अगर ये रैंडम वेरिएबल है तो इसका कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। ये चीज हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि इसका सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे डिफाइन करेंगे या कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, तो वो आज की क्लास का काम नहीं है, वो प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा कंसर्न ये है कि अगर टी वाकई में एक रैंडम वेरिएबल है एंड मैं ये मान के चल रहा हूं लेट एक्सपेक्टेशन ऑफ टी मस्ट एग्जिस्ट। ये चीज आपको सेमेस्टर 1 में पढ़ाई गई होगी कि अगर आपके पास कोई रैंडम वेरिएबल है उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू हमेशा एग्जिस्ट करे ऐसा जरूरी नहीं है। एक्सपेक्टेशन मे और मे नॉट एग्जिस्ट, बट यहां पे क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन पे काम करना है दैट्स वाई मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो एग्जिस्ट करती है। इफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी, जो कि मैं मान के चल रहा हूं एग्जिस्ट करती है, इज इक्वल टू थीटा। थीटा इज व्हाट? दैट पैरामीटर जिसके लिए आप एक जो है अनबायसनेस चेक कर रहे थे। अगर इफ एक्सपेक्टेशन ऑफ टी इज थीटा देन टी इज कॉल्ड unbiased estimator of theta, then t is called unbiased estimator of theta। तो ये पहली कैरेक्टरिस्टिक है, पहला प्रॉपर्टी है किसी भी गुड एस्टिमेटर के लिए। मींस अगर आप कभी ये कहना चाहेंगे कि आपका ये एस्टिमेटर अनबायस है या अनबायस होना चाहिए या आप चेक करना चाहते हो, तो कुछ नहीं करना, वेरी सिंपल, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी इज इक्वल टू थीटा अगर आप बना देते हैं then t is called अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। ठीक है, वेरी सिंपल। लेकिन कभी कभी वो क्या करता है, एग्जामिनर क्या करता है, अनबायस्ड एस्टिमेटर थीटा का ना पूछ के किसी दूसरे का पूछ लेता है, जैसे थीटा स्क्वायर का पूछ लेता है, थीटा क्यूब का पूछ लेता है, किसी का भी पूछ लेता है। तो अगर कभी आपने ये कहा कि इफ एक्सपेक्टेशन ऑफ t1 इज नथिंग बट द फंक्शन ऑफ थीटा, अब मैंने नोटेशन थोड़ी चेंज कर दी, जो टी एस्टिमेटर था मैंने उसको t1 ले लिया। t1 इज व्हाट? अनदर फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन व्हिच इज यूज्ड टू एस्टिमेट गामा थीटा। गामा थीटा इज व्हाट? फंक्शन ऑफ थीटा। अगर ऐसा हो रहा है देन अब आप क्या बोलोगे, देन t1 इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ गामा थीटा। अब सिंपल है बिल्कुल, मैं अब थीटा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अब थीटा के किसी फंक्शन की बात कर रहा हूं, गामा थीटा। तो जरूरी नहीं है अनबायसनेस एग्जाम में उसी पैरामीटर की पूछे जाए जो थीटा है, उसके किसी फंक्शन की भी पूछ सकता है। क्राइटेरिया मेरे बच्चों बिल्कुल सेम रहेगा, जिसको भी अनबायस एस्टिमेटर आपको बनाना है, बनाना चाहते हैं, उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू उसी पैरामीटर के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो यू डन मीन्स योर एस्टिमेटर is unbiased estimator. In your estimator, unbiasedness is present. So what is the unbiasedness? Unbiasedness is what? Expected value of the parameter is equal to theta. कभी कभी क्या होता है, मतलब in a very simple manner, if expectation of t is not equal to theta, then t is called biased. T is called biased estimator of theta. T is called biased estimator of theta. तो कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, कि भाई एक्सपेक्टेशन ऑफ t बराबर नहीं है थीटा के। तो ठीक है जी, ये बात डन होगी, आपने प्रूफ कर लिया। कई बार वो प्रूफ करवा लेता है इस चीज को कि एक्सपेक्टेशन ऑफ टी
बराबर नहीं है थीटा के, तो जो आपका जो एस्टिमेटर बनेगा वो बायस्ड बनेगा। कितना बायस है? तो मेरे बच्चों, बायस इन टी इज नथिंग बट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ टी माइनस थीटा। कुछ राइटर बायस में एब्सोल्यूट वैल्यू लगाते हैं और कुछ राइटर बायस इन टी को डिफाइन करते हैं विदाउट द एब्सोल्यूट वैल्यू। तो मैं एक्चुअली ऐसे प्रेफर करता हूं। मैं मतलब बहुत सारे स्टैटिस्टिशियन ऐसे बायस कैलकुलेट करते हैं, बहुत सारे स्टैटिस्टिशियन ऐसे कैलकुलेट करते हैं। बस दोनों में फर्क समझ लीजिए। अगर आप ऐसे कैलकुलेट करना चाहते हो तो बायस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, और अगर आप ऐसे कैलकुलेट करना चाहते हो तो बायस समटाइम पॉजिटिव और समटाइम नेगेटिव। एक्चुअली दिस इज मोर प्रेफरेबल, बट बहुत सारी बुक्स हैं जिनमें ऐसा भी लिखा है, तो डोंट बी कंफ्यूज। और आपको ये भी टेंशन नहीं लेनी है कि सर ने ये बताया है किताब में तो ये लिख दिया। तो ये मैटर ऑफ राइटिंग है, या ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो जिस राइटर ने वो बुक लिखी है वो किस बात को फॉलो करता है। कभी कभी सब्जेक्ट में ऐसा जो है मैटर ऑफ राइटिंग इन्वॉल्व हो जाता है, तो थोड़ा सा हमें डील करना पड़ता है मेरे बच्चों। चलिए, ये एक छोटी सी बात हुई। अब और एक दो बात अनबायस को लेके। बहुत बार बच्चों ऐसा होता है कि आपका जो एस्टिमेटर है वो अनबायस नहीं होता। मींस आपने सपोज एक एस्टिमेटर बनाया टी सच दैट, कैसे बनाया? एक्सपेक्टेशन ऑफ टी इज नॉट इक्वल टू थीटा। तो आप कहेंगे सुधीर सर ये तो अनबायस एस्टिमेटर नहीं है। चलिए, नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स ये अलाउ करती है कि अगर आप सैंपल का साइज बढ़ा दें, सैंपल साइज बढ़ा दें मींस एज सैंपल साइज टेंड्स टू इन्फिनिटी, मींस अगर आपका सैंपल का साइज बहुत लार्ज हो जाए एंड लिमिट n tends to infinity, expectation of t is become theta. Means what? In general expectation of t थीटा के बराबर नहीं था, तो आपका एस्टिमेटर बायस था, लेकिन आपने सैंपल साइज लार्ज कर दिया। लार्ज मतलब n tends to infinity। अब जो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है, बट कब? जब एज n tends to infinity वो थीटा के बराबर बन रही है, तो मेरे बच्चों then t is called asymptotically unbiased estimator। मतलब एक छोटा सा नाम ऐड हो गया, दैट इज कॉल्ड द एसिम्प्टोटिकली। मेरे बच्चों, दुनिया का कोई भी बिहेवियर मैथमेटिक्स के अंदर, स्टैटिस्टिक्स के अंदर अगर तब एग्जिस्ट करता है जब n टेंड्स टू इंफिनिटी, दैट बिहेवियर इज कॉल्ड एसिम्प्टोटिकली। तो अब अगर हम थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल एग्जांपल को देखने की कोशिश करें कि भाई अनबायस एस्टिमेटर पे आप डिस्कशन कैसे करते हो, तो वेरी सिंपल एक मेरे पास एग्जांपल है, वही ले लेते हैं। सपोज एक्स फॉलो द पॉइजन थीटा। चलिए जी, ले लिया। मैंने बोला भाई यहां से एक रैंडम सैंपल ले लो, x1 x2 डॉट डॉट xn। मैंने एक रैंडम सैंपल ले लिया, वेरी सिंपल, बिल्कुल कुछ खास काम नहीं किया है। और एक फंक्शन मैंने बनाया t1 विच इज 1/n समीशन I goes from 1 to n xi. This is very simple arithmetic mean. Now we check unbiasedness. So we check expectation of t1 which is expectation of 1/n summation I goes from 1 to n xi. बिल्कुल ठीक है, सिंपली मैंने t1 की वैल्यू डाली है। Now by the semester 1, this is the rule of the mathematical expectation. This is 1/n summation I goes from 1 to n expectation of xi. And you know by the semester 1, if x follow Poisson theta, then expectation of x become theta. So by that rule, this is equal to 1/n summation I goes from 1 to n theta. Now this is what? 1/n into n theta. Now मेरे बच्चों, this is theta. Means in the case of Poisson distribution,
T1, which is arithmetic mean, is unbiased estimator of theta. So can we say that T1 is unbiased estimator of थीटा? आंसर है यस। तो एग्जाम में वो सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछेगा, शो दैट दिस इज द अनबायस्ड एस्टिमेटर, शो दैट दिस इज नॉट द अनबायस्ड एस्टिमेटर। तो जब भी आपको अनबायस्डनेस का जिक्र करना होगा, जब भी आपको अनबायस्डनेस का जिक्र करना होगा, आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू पर ही वर्क करना है। वेरी सिंपल, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आप कुछ फर्दर आगे इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, अब यहीं पे मान लो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता कि देखो बच्चों, सपोज आई एक्स फॉलो द पॉइजन थीटा, फॉर एग्जांपल, वेरी सिंपल। यहां से आपने एक सैंपल ले लिया x1 x2 डॉट डॉट xn, एक आपने जो है सैंपल ले लिया। मेरा क्लेम ये है कि इफ आई मेक ए एस्टिमेटर t विच इज समीशन xi स्क्वायर, सपोज, and we use this as an estimator of theta. I use this function summation xi square is the estimator of theta. My claim is show that this t is not the unbiased estimator. This t is not the unbiased estimator. तो कैसे डिस्कस करेंगे? वेरी सिंपल। So first of all, expectation of t is what? Basically expectation of summation I goes from 1 to n xi square. Now this is what summation of I goes from 1 to n expectation of xi square, ठीक है। Now this is what summation I goes from 1 to n bracket variance of xi plus expectation of xi का whole square by semester 1. Yes, expectation of xi square is nothing but variance of xi plus expectation of xi ka whole square. Very simple. Now again in the Poisson case, you know that if x follow the Poisson theta, expectation of x is theta and variance of x is also theta. Given है ये आपको, ये पता है आपको by the semester 1. So if I replace these value in this phenomena, then this thing becomes summation I goes from 1 to n theta plus theta square. Yes. Now this implies what? Expectation of t is equal to n times theta plus theta square, which is not equal to theta. तो यहां पे आप क्या कहेंगे? जो आपने t बनाया था, जो आपने t बनाया था, दिस इज नॉट द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ t थीटा के बराबर नहीं आ रहा है। बट कैन वी से दैट expectation of t divided by n is equal to theta plus theta square, which is equal to theta plus 1. Yes sir, we can say that. So can we say that 1 upon n summation xi square, I goes from 1 to n, is unbiased estimator of the function of theta, and this is what? Theta into 1 plus theta। मेरे बच्चों, तो थोड़ा बात समझिए, जरूरी नहीं है वो आपसे अनबायसनेस थीटा की ही पूछे, उसके किसी फंक्शन की भी पूछ सकता है, लाइक दिस। तो इन केस ऑफ पॉइजन रैंडम वेरिएबल 1 upon n summation xi square, this t is the unbiased estimator of function of theta, जो अभी गामा थीटा लिखा था, which is theta into 1 plus theta. वेरी सिंपल, कोई इशू नहीं है बिल्कुल भी। कोई डाउट हो आपको, यहां तक कोई कंफ्यूजन हो, कोई ऐसी चीज जो आप पूछना चाहते हैं, तो इजीली आप मेरे से पूछ सकते हैं। बच्चों क्लियर है यहां तक सब कुछ? ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए
अभी तक जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था वो एक सिंगल पैरामीट्रिक फिनोमिना था। सिंगल पैरामीट्रिक फिनोमिना मतलब अभी मेरी पॉपुलेशन में एक ही पैरामीटर था। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी पॉपुलेशन में 2, 3 या उससे भी ज्यादा पैरामीटर हो जाते हैं। इन जनरल मैक्सिमम 2 पैरामीटर तक ही बात करते हैं, बट फिर भी पॉसिबल है ऐसा। तो अगर मान लीजिए आपके पॉपुलेशन के अंदर 2 पैरामीटर हैं, दोनों के आपको एस्टिमेटर चाहिए, तो उनकी अनबायसनेस आप कैसे डिस्कस करोगे? बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। तो मान लीजिए आपके पास एक पॉपुलेशन है नॉर्मल म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर। तो आपने सेमेस्टर 1 में नॉर्मल रैंडम वेरिएबल पढ़ा होगा, लिख दिया मैंने आपको। तो यहां पे एक चीज को नोटिस करेंगे आप, आपने देखा होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स म्यू के बराबर होता है और वेरिएंस ऑफ एक्स बराबर होता है बच्चों सिग्मा स्क्वायर के। ठीक है, वेरी सिंपल। अब अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स म्यू के बराबर है तो आपको क्या लग रहा है, म्यू को एस्टिमेट करने के लिए क्या करना चाहिए आपको? सैंपल का मीन। ठीक है, क्योंकि म्यू जो है वो पॉपुलेशन के मीन के बराबर है। अब अगर आपको सिग्मा स्क्वायर का एस्टिमेशन करना चाहिए तो आपको क्या लग रहा है? मेरे हिसाब से सैंपल का वेरिएंस बनाना चाहिए। यस, क्योंकि पॉपुलेशन का वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर के बराबर है। तो सबसे पहले तो मैं अगर आपसे डिस्कस करूं, फाइंड अनबायस एस्टिमेटर ऑफ म्यू। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्योंकि म्यू पॉपुलेशन मीन है तो सबसे पहले मैं सैंपल मीन को सजेस्ट करूंगा। तो सैंपल मीन्स मान लीजिए लेट T1 विच इज व्हाट 1/n समीशन x i गोज फ्रॉम 1 to n। मैंने ये कंसिडर किया। तो नाउ वी डिस्कस द अनबायसनेस ऑफ T1। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 इज एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/n समीशन I goes from 1 to n xi। ठीक है, वेरी सिंपल। नाउ दिस इज व्हाट 1/n summation I goes from 1 to n expectation of xi। now this is what 1/n summation I goes from 1 to n mu। now this is what 1/n into n mu। now this is mu means जो T1 मैंने सजेस्ट किया था सैंपल का मीन, दिस इज द अनबायस एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ टी मेरे म्यू के बराबर बन गया। एक्सपेक्टेशन ऑफ टी मेरा म्यू के बराबर बन गया। वेरी सिंपल, कुछ भी ऐसा जो है टिपिकल टास्क इसमें नहीं है यहां पर, अगर हम गौर से देखें तो। अब बात करते हैं सिग्मा स्क्वायर के एस्टिमेटर की। तो सिग्मा स्क्वायर है क्या बच्चों? सिग्मा स्क्वायर है पॉपुलेशन का वेरिएंस। तो ऑब्वियस सी बात है आपको सैंपल का वेरिएंस कंसीडर करना चाहिए। सैंपल का वेरिएंस कंसीडर करना चाहिए। अब देखिए मेरे बच्चों, अगर आप स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आपको हो सकता है ये प्रॉब्लम अभी फील ना हो, लेकिन आने वाले समय में ये चीजें आपको फील हो। जब वो सैंपल का वेरिएंस डिफाइन करता है इन स्टैटिस्टिक्स तो 2 तरीके से वो डिफाइन करता है। कभी तो वो फॉर्मूला ये इस्तेमाल करता है 1/n समीशन I गोज फ्रॉम 1 to n xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। कभी कभी वो इस्तेमाल करता है 1/n समीशन I गोज फ्रॉम 1 to n xi माइनस x बार का होल स्क्वायर और यहां पे -1। तो लिटिल बिट डिफरेंस है। ऊपर वाले फॉर्मुलेशन में n का इस्तेमाल किया गया है जब डिनोमिनेटर में लेके जा रहा हूं, नीचे वाले में n-1 का इस्तेमाल किया है जब डिनोमिनेटर में लेके जा रहा हूं। तो बहुत सारे राइटर इसको सैंपल वेरिएंस कंसीडर करते हैं, बहुत सारे राइटर इसको सैंपल वेरिएंस कंसीडर करते हैं। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप किसको सैंपल वेरिएंस डिस्कस करते हैं, क्योंकि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ अनबायस एस्टिमेटर चाहिए। तो मैं ऊपर वाले को कंसीडर करूं, नीचे वाले को कंसीडर करूं, मुझे कोई मतलब नहीं है। जो भी रिजल्ट बनना होगा सुटेबली वो मेरा बन के आ जाएगा। तो मान लीजिए, चलिए फॉर एग्जांपल मैंने ऊपर वाले को एज एन एस्टिमेटर ले लिया सिग्मा स्क्वायर का, मींस आई कॉल दिस टी विच इज इक्वल टू दिस वन इज एन एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर।
ठीक है, अब मुझे ये डिस्कस करना है आपके साथ कि ये जो मैंने एस स्क्वायर या टी लिया है 1/n समीशन xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, जो कि एस्टिमेटर है सिग्मा स्क्वायर का, क्या ये अनबायस एस्टिमेटर है? और अगर है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो फिर क्या हो सकता है अनबायस एस्टिमेटर सिग्मा स्क्वायर का? इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक्सपेक्टेशन ऑफ टी पर काम करेंगे। ठीक है जी, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी, so this is 1/n summation I goes from 1 to n, एक्सपेक्टेड वैल्यू आप बाहर रख लीजिए। नाउ दिस इज xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, वेरी सिंपल। अब ये जो टर्म है इसमें मैं एक थोड़ा सा चेंज करूंगा। नाउ दिस इज व्हाट 1/n एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ समीशन I goes from 1 to n xi माइनस म्यू प्लस म्यू माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। कुछ नहीं किया मैंने, वेरी सिंपल, एक कांस्टेंट जो म्यू था, मतलब जो पॉपुलेशन का जो पैरामीट्रिक जो मीन था, उसको मैंने प्लस कर दिया और उतने को ही मैंने माइनस कर दिया। अगर मैं चाहूं तो मैं ऐसा डेफिनेटली कर सकता हूं। ठीक है, वेरी सिंपल। अब अगर आप ऐसा कर लेते हो तो दिस इज इक्वल टू व्हाट 1/n एक्सपेक्टेशन ऑफ समीशन I goes from 1 to n ब्रैकेट स्टार्ट। देखिए, इसको a मानिए, इसको b मानिए, क्या हो जाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मुलेशन खुलता हुआ चला जाएगा। तो क्या बनेगा, xi माइनस म्यू का होल स्क्वायर प्लस म्यू माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ म्यू माइनस एक्स बार इंटू xi माइनस म्यू ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, नाउ कुछ चीजें वेरी सिंपल। नाउ दिस इज 1/n एक्सपेक्टेशन अभी बाहर है, दिस इज समीशन I गोज फ्रॉम 1 to n xi माइनस म्यू का होल स्क्वायर प्लस दिस इज n टाइम्स म्यू माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस 2 म्यू माइनस एक्स बार इंटू समीशन xi माइनस म्यू ब्रैकेट क्लोज, वेरी सिंपल। नाउ टेक एक्सपेक्टेशन ओवर द सिस्टम। नाउ दिस इज 1/n समीशन I goes from 1 to n एक्सपेक्टेशन ऑफ xi माइनस म्यू का होल स्क्वायर, नाउ प्लस दिस इज n टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार माइनस म्यू का होल स्क्वायर, नाउ प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू माइनस एक्स बार इंटू समीशन एक्सपेक्टेशन ऑफ xi माइनस म्यू ब्रैकेट क्लोज। ठीक है बच्चों, वेरी सिंपल, कोई इशू नहीं है। जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करोगे, वेरी इजी, द फॉर्मुलेशन बिकम एक्सपेक्टेशन ऑफ टी जो मेरा चल रहा था, फॉर्मुलेशन बिकम वेरी सिंपल n-1/n इंटू सिग्मा स्क्वायर। तो जो राइट हैंड साइड है मेरी, जो राइट हैंड साइड है मेरी ये वाली, ये बिल्कुल सेमेस्टर 1 में आपने देखा होगा, ये जो राइट हैंड साइड है ये वेरी सिंपल कैलकुलेट होके आपको इस फॉर्मेट में मिलेगी। ठीक है, नाउ दिस इज व्हाट बेसिकली एक्सपेक्टेशन ऑफ टी किसके बराबर था मेरा, टी था 1/n समीशन xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। दिस इज किसके बराबर मिल रहा है, n-1/n इंटू सिग्मा स्क्वायर। अगर आप थोड़ी सी कैलकुलेशन करें, n से n कट जाएगा, n-1 नीचे आ जाएगा, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1/n-1 समीशन xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर किसके बराबर बन रहा है, सिग्मा स्क्वायर के बराबर। तो मेरे बच्चों आप लेके क्या चले थे 1/n, लेकिन हमारा क्या आ रहा है कि 1/n नहीं 1/n-1 अगर आप लेके चलेंगे तभी आपका अनबायस एस्टिमेटर मिलेगा। तो बाय द प्रीवियस थ्योरी कैन वी से दैट 1/n-1 समीशन xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर
इज अनबायस एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर। मेरे बच्चों डाउट है यहां तक? कोई बात हो, कंफ्यूजन, आप एक बार नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, और ये जो चीज मैंने बोली है ये आप इजीली ये कैलकुलेट कर सकते हैं, आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द सेमेस्टर 1, बाय द सेमेस्टर 1। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।